नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सवाल शब्द जंग का इस्तेमाल आज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें लगता है लिखा जा सकता है, क्योंकि जिस हालात में देश खड़ा है, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान को लेकर जिस बात का जिक्र देश के भीतर हो रहा है, लेकिन कोई मंत्री सरकार की तरफ से पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके जिस तरह से सीमा पार के आतंक को लेकर सवाल दर सवाल इस देश के भीतर उठ रहे हैं, उसने कई सवालों को ही खड़ा किया है। उसमें एक सवाल जंग का भी। आज शुरुआत कहीं से भी करें, लेकिन शुरुआत उन शहीदों के नाम। 7 शहीद। याद इसी रूप में करना होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में। हमारा इम्तिहान होगा शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी निशान होगा। मुश्किल इस देश की विदेश नीति की है, मुश्किल पड़ोसी देश की है, मुश्किल पड़ोसी को लेकर डिप्लोमेसी की है, मुश्किल शायद संबंधों की डोर में फंस जाने की है, और मुश्किल शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े होकर कभी इधर कभी उधर देखने की है। कौन सी है मुश्किल? और ये मुश्किल पहली बार नहीं है। पन्नों को पलटिए तो बीते 19 बरस के दौर में क्या क्या हुआ, किस किस रूप में हुआ। आइए कुछ पन्नों को पलटते हैं और टटोलते हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं मौजूदा सरकार इतिहास रचने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है या इतिहास को ना समझ पाने की भूल कर रही है। तो क्या पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले ने प्रधानमंत्री मोदी के 19 महीने के उस कवायद को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जिस आश्रय 1-2 नहीं बल्कि 5 मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई। 5 मुलाकात कुछ इस तरह की गई जिसने बार बार देश को चौंकाया। याद कीजिए, पीएम बनते ही शपथ के वक्त नवाज शरीफ को बुलाया गया, फिर अचानक काबुल से लाहौर पहुंचकर नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बधाई दी गई, नेपाल में हाथ मिला लिया गया, पेरिस में गुफ्तगू की गई। हर मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को चौंकाया, देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया। तो क्या देश को चौंकाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के साथ भारत के जटिल रिश्तों की डोर को समझ नहीं पाए, जिस पर वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह गुजर चुके हैं? याद कीजिए, 2001 में संसद पर हुआ हमला हो या 2008 में मुंबई पर हुआ हमला, तब की सरकारों ने पाकिस्तान को क्या संदेश दिया? संसद पर लश्कर के हमले के बाद तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया था। आतंकवादियों ने जानबूझकर संसद को चुना निशाना बनाने के लिए। पिछले 2 दशक से हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। और तो और मुंबई हमलों के बाद तो मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत के हर रास्ते को ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, बाकायदा उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके भी संकेत दिए कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर वहां पर चल रहे आतंकवादी कैंपों पर भी हमला करने से चूकेंगे नहीं। We want from Pakistan to dismantle the terror machine. That's our demand. तो ये सारे संकेत इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो क्या इतिहास को पढ़ने समझने के बदले मोदी सरकार इतिहास रचने की बेताबी में जा फंसी? इसीलिए कभी हाँ कभी ना की सोच इस तरह खुलकर कहती रही, जिससे कभी लगा कि मोदी सरकार वाकई पाकिस्तान को पाठ पढ़ाना चाहती है, तो कभी लगा मोदी सरकार नहीं थे, और उसके बाद इस्लामाबाद जाकर कैंडल नाइट डिनर करने से भी नहीं चूकती। तो फिर याद कीजिए, रक्षा मंत्री पारिकर साल भर पहले पाकिस्तान के खिलाफ कुछ यूं बोलते नजर आते हैं। We have given equally powerful response, or rather our response is more than double the capacity. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लाहौर जाकर नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई क्या देते हैं, उसके बाद क्या रक्षा मंत्री, यहां तक कि मोदी सरकार का हर मंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी से लेकर संघ परिवार भी
पाकिस्तान को लेकर रिश्तों की नई आस खोजता है, नई आस बनाता नजर आता है, क्योंकि मोदी की नवाज से दोस्ती में ही रिश्तों की नई डोर खोजी जा रही है। लेकिन इस मुलाकात के महज हफ्ते भर के भीतर ही रिश्तों की इस डोर में पहली गांठ पठानकोट में अगर लगती है तो सवाल फिर वहीं आ अटकता है, अब आगे होगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता के केंद्र में और कोई नहीं, सेना प्रमुख राहिल शरीफ हैं, जिनसे कोई बातचीत न कभी प्रधानमंत्री मोदी ने की, न ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। वाकई बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया पठानकोट पर हुए हमले ने। हमला ऐसी जगह पर हुआ जहां दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए एयरबेस बनाया गया। सेना की मौजूदगी वहां से रहती है। 2-2 यूनिट सेना की मौजूद थी। बावजूद इसके जानकारी 36 घंटे पहले मिल चुकी थी, अलर्ट किया जा चुका था। बावजूद इन सब के ये सारे हालात क्यों होते चले गए? और हमला कोई छोटा नहीं, ऑपरेशन अभी भी जारी, अगर सरकार की माने तो। सरकार की माने इसलिए क्योंकि सरकार ने तो ऑपरेशन पहले दिन ही खत्म कर दिया था। उसके बावजूद घायलों की तादाद बढ़ती चली गई। हम घायलों का भी जिक्र करेंगे, उनके नाम भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान में बात किससे की जाए, चेहरा किसके सामने रखा जाए, किस जमीन पर खड़े होकर कौन से तर्क दिए जाए। अगर सामने राहिल शरीफ नहीं है, यानी जनरल राहिल शरीफ नहीं है, तो मतलब क्या है? भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की आपसी मुलाकात हो या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आपसी मुलाकात, पदों के लिहाज से दोनों मुलाकात दो बराबर पदों के व्यक्तियों की मुलाकात कही जा सकती है। ऐतराज भी किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल जब पाकिस्तान का होगा तो समझना होगा कि आखिर राहिल शरीफ को भरोसे में लिए बगैर कोई मुलाकात किसी अंजाम तक पहुंच नहीं सकती। और पठानकोट हमले ने तो यह दिखाई दिया, क्योंकि पठानकोट हमले के बाद यह सवाल कहीं ज्यादा गहरा गया कि आखिर अब दोनों देशों का रुख होगा क्या? क्योंकि आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तानी सेना थी, इसे भारत में माना जा रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ पूरा ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की निगरानी में चल रहा है, इसे हर कोई मान रहा है। और भारत में यह माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदे के तौर पर नवाज शरीफ के साथ बतौर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल नासिर खान जांजुआ की नियुक्ति के पीछे और कोई नहीं, सेना प्रमुख राहिल शरीफ ही हैं। तो अब जरा संबंधों की जटिलता को समझिए और तय कीजिए कि अब आने वाले वक्त में मुलाकात का मतलब होगा क्या। यानी प्रधानमंत्री मोदी चाहे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ाएं और बातचीत के अलावे पाकिस्तान के साथ संबंधों की डोर मजबूत करने की दिशा में अपने कदम दिखाएं, लेकिन पठानकोट ने संदेह की इतनी मोटी लकीर खींच दी है कि इसके बाद बातचीत किस जमीन पर खड़े होकर की जाए, ये अपने आप में सवाल है। यानी विदेश सचिवों की मुलाकात में बात होगी क्या? डोभाल और जांजुआ की मुलाकात से निकलेगा क्या? यानी सवाल अब मुलाकात से आगे पाकिस्तान में इसी बरस होने वाले सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के जाने या ना जाने पर भी आ टिका है, क्योंकि अरसे बाद भारत के साथ रिश्तों की डोर पाकिस्तान में दो अलग अलग छोरों पर बहुत साफ दिखाई दे रही है, जिसमें भारत को लेकर एक तरफ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो दूसरी तरफ सेना प्रमुख राहिल शरीफ, और दोनों इस डोर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और उन दोनों के बीच और कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी संबंधों को पटरी पर लाने के लिए इतिहास रचने को बेताब है। लेकिन पाकिस्तान पहली बार भारत को लेकर उस मोड़ पर जा खड़ा हुआ है जहां सेना और चुनी हुई सत्ता में ही खुली तकरार है, वह भी और किसी को लेकर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। रास्ता जंग की दिशा में जाता है, यकीनन कह सकते हैं नहीं जाता है, लेकिन रास्ता जाता किधर है? और यह हमले का मतलब क्या था? दरअसल पठानकोट के हमले का मतलब सिर्फ यह न समझे कि 7 शहीद हो गए। घायलों की फहरिस्त देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो घायल हुए उसमें एनएसजी के जवान, जो घायल हुए उसमें नाम एक से एक आपको नजर आएंगे। ये लॉन्स नायक है, सूबेदार अमित त्यागी लेजर है, विवेक कुमार लांस नायक, भूपेंद्र सिंह नायक सूबेदार, सतिंदर नायक हैं, भानु पाठक हेजर, एस.सी. राय HVAV है, राजेश कुमार नेगी SCP है, विपिन कुमार HEV है, मनमोहन सिंह सूबेदार हैं, आर.डी. साहू HAV है, बेली राज ठाकुर नायक सूबेदार हैं, GS राठौर लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, विजय ढोकले कमांडर हैं, GS मेहता मेजर, पुनीत कमांडर, वेद प्रकाश लांस नायक, पारसनाथ लांस नायक। इस फहरिस्त में लगभग 8 लोग, 8 जवान NSG के। इस फहरिस्त में लगभग 9 जवान SAG, जो कि NSG के तहत काम करता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप का काम करता है, उनके नाम है इसमें, जिनको बाकायदा हाईजैक और टेररिज्म से कैसे लड़ना इसकी ट्रेनिंग दी जाती है।
जरा कल्पना शुरू कीजिए कि दरअसल इन सब में हालांकि 9 लोग लौट गए हैं बटालियन में, लेकिन बाकी किसी की सर्जरी कोई आईसीयू में गंभीर रूप से हालात है। यानी ऑपरेशन से पहले अगर सेना वहां पर मौजूद थी, वो सक्रिय नहीं हुई। ऑपरेशन के लिए एनएसजी दिल्ली से पहुंची, निगरानी और कोई नहीं, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब कर रहे थे। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर जिस समय से ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी की स्थिति में आई है तो 67 घंटे बीत चुके हैं। 67 घंटों का मतलब होता क्या है? सड़सठ घंटे कम नहीं होते, और खासकर तब जब सवाल देश की सुरक्षा और आतंकी हमले से जुड़ा हो, खासकर तब जब सीमा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर देश का सबसे बड़ा एयरफोर्स बेस हो और हमला वहीं हुआ। तो 67 घंटों का मतलब देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं, बल्कि 67 घंटों का मतलब है सुरक्षा का घेरा वैसा है या नहीं जैसा भरोसा दिलाया जा रहा है। तो पठानकोट हमला अपने आप में 2 सवाल है। पहला, टेरर अटैक है या फिर पाकिस्तानी सेना की मदद से किया गया आतंकवाद का सैनिक ऑपरेशन। और दूसरा सवाल, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में आपसी तालमेल नहीं है या फिर सैनिक ट्रेनिंग के साथ आए आतंकवादियों के हमले को रोकने की कोई तैयारी नहीं है। दोनों हालात 67 घंटों के दौर में ही उभरे, और इन दोनों हालातों से आगे सबसे खतरनाक हालात यह भी रहे कि पहली बार एनएसजी के जवान ऑपरेशन शुरू होने से पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके थे। यानी ऑपरेशन रात 2 से 3 बजे के बीच शुरू हुआ, जबकि एनएसजी के जवान 1 जनवरी को रात 11 बजे तक पठानकोट एयरबेस के भीतर पहुंच चुके थे। बावजूद इसके 7 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई, 21 गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, इसीलिए पहले से ही हम लोगों ने इस संबंध में सावधानी बरती थी, और शायद यदि यह सावधानी न बरती गई होती तो कहीं कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। तो सवाल है, खुफिया इनपुट के बावजूद इतना नुकसान, लेकिन इससे बड़ा सवाल, जिस तरह 3 दिन तक पठानकोट के भीतर बाहर आतंक के दायरे में देश बंधक सरीखा लग रहा था, वो पहली बार इसके संकेत देता है कि हमलावर आतंकी जरूर थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग सेना के ऑपरेशन की तरह थी। क्योंकि एयरबेस के भीतर एनएसजी ने भी अपना ऑपरेशन क्लीन तरीके से किया, लेकिन डिफेंस सिक्योरिटी क्रॉप की ट्रेनिंग की कमी, पुलिस खुफिया एजेंसी और सेना के बीच तालमेल की कमी और जल्दबाजी में ऑपरेशन खत्म करने की सोच ने ही 7 जवानों को शहीद कर दिया। क्योंकि आतंकवादियों ने एयरबेस में घुसते ही निशाने पर सबसे पहले यूनिफॉर्म में मौजूद चौकीदार, जो कि डिफेंस सिक्योरिटी क्रॉप कहलाते हैं, उसे ही लिया, जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि ट्रेंड आतंकवादियों से लड़ा कैसे जाए। वजह यही थी, 4 सुरक्षा कर्मी तुरंत मारे गए। 1 सुरक्षा कर्मी एक आतंकी को मारने के बाद मारा गया। एयरफोर्स का 1 जवान मुठभेड़ के दौरान मारा गया, और एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन की शहादत तब हुई जब जल्दबाजी में ऑपरेशन खत्म कर आतंकियों की बॉडी हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब इन्होंने पहले आक्रमण किया तो 5 जवानों को शहीद कर दिया। उसके बाद एनकाउंटर में केवल 1 को कर पाए, और बाद में जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, उनकी जब बॉडी को ले रहे थे तो वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी उसके अलावा। लेकिन इन सब के बीच आखिरी सवाल, आईबी ने अपना काम क्या सिर्फ अलर्ट के साथ खत्म मान लिया, या इस देश में उसका काम अलर्ट के बाद खत्म हो जाता है? और जब पठानकोट जैसी महत्वपूर्ण जगह पर सेना की टुकड़ी तक मौजूद रहती है तो उसे तत्काल सक्रिय क्यों नहीं किया गया, और समूचा ऑपरेशन दिल्ली से ही एनएसजी के ऑपरेशन पर क्यों जा टिका? यानी शुक्रवार को पहले अलर्ट के बाद 36 घंटे तक जो पठानकोट पूरी तरीके से सेना के जरिए सीज किया जा सकता था, वह क्यों नहीं हुआ? कई सवाल हैं। सवाल कई हैं, उन सवालों पर आए उससे पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए। जिस बात का जिक्र हुआ कि एक्सीडेंटल डेथ थी, दरअसल वो डेथ उस दिन हुई थी रात में जिस वक्त दिल्ली में मान लिया गया था कि ऑपरेशन खत्म हो चला है। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन दरअसल डॉग स्क्वाड के वो हेड, वो देखते हैं कि जब कोई बॉडी रहती है तो उसमें रस्सी से बांधा जाता है, उसको 5 बार इधर 5 बार उधर हिलाया जाता है, अगर हाथ में कोई ग्रेनेड है तो वो फट जाए। लेकिन हड़बड़ाहट थी, ऊपर के आदेश थे, फटाफट सफाई कीजिए, साफ कीजिए, ऑपरेशन खत्म हो गया, उसी में वो डेथ हुई।
ये कई संकेत निकलते हैं इससे, लेकिन जो सवाल पैदा हो रहे हैं उन सवालों पर आए उससे पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान अपनी बिसात पर अपने पांव फेंक कर जिम्मेदारी भी किसे सौंप रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए वो दरअसल पंजाब नहीं फिर कश्मीर देख रहा है। जनरल मुशर्रफ से लेकर जनरल राहिल शरीफ और हाफिज सईद से लेकर अजहर मसूद, बीच में सैयद सलाउद्दीन। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ कश्मीर का सवाल हो या आतंक की चौसर पर डिप्लोमेसी का सवाल, बीते 19 बरस का सच यही है कि इन्हीं किरदारों के आसरे आतंक को स्टेट पॉलिसी बनाकर जो चाल चली गई, भारत उसी में उलझा। कभी संबंधों की डोर तो कभी पड़ोसी के नाते तो कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत उलझता रहा, बातचीत करता रहा। लेकिन वक्त के पन्नों को पलटिए तो जनरल मुशर्रफ ने वक्त के लिहाज से सैयद सलाउद्दीन को सबसे पहले कश्मीर का स्वतंत्रता सेनानी बताकर सियासत साधनी शुरू की थी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कश्मीर को लेकर सौदेबाजी भी शुरू की। तो जनरल राहिल शरीफ ने सैयद सलाउद्दीन को उस मोड़ पर सामने ला खड़ा किया है जब आतंक पर नकेल कसने के लिए मोदी नवाज शरीफ एक रास्ते को पकड़ने निकल पड़े और अमेरिका की शह पीछे। जी, पठानकोट हमले की पहली जिम्मेदारी उस यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली जिसका चेयरमैन और कोई नहीं सैयद सलाउद्दीन है। हालांकि जिहाद काउंसिल में लश्कर भी है और जैश भी, यानी हाफिज सईद भी सक्रिय है और अजहर मसूद भी। लेकिन सैयद सलाउद्दीन कश्मीर से पाकिस्तान की जमीन पर पनाह लिए हुए आतंकवादी हैं, यानी उनकी पहचान कश्मीर से जुड़ी है। तो दूसरी तरफ हाफिज सईद और अजहर मसूद पाकिस्तान के ही नागरिक हैं। यानी पठानकोट का रास्ता कश्मीर के जिहाद से कैसे जोड़ा जाए और आतंक के इल्जाम से कैसे बचा जाए, इसकी बिसात पर पहला पासा यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का नाम लेकर फेंक दिया गया है। यानी ये चाल जैश ए मोहम्मद को कटघरे से बाहर देखने की है, क्योंकि जैश पर आरोप लगते तो सवाल पाकिस्तान की सत्ता और सेना पर उठेंगे। फिर हाफिज सईद के बाद अजहर मसूद ही पाकिस्तान में सत्ता के लिए सबसे अनुकूल प्यादा है, जिसकी तकरीर पर गरीब मुफलिस तबका फिदाइन बनने को तैयार हो जाता है और न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वो कश्मीर की दिशा भी पकड़ लेता है। वैसे ये तकरीर काबुल अपहरण के बाद की है। रिहाई के तुरंत बाद कराची में हथियारों के साए में जैश के अजहर मसूद की यह तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद लगातार माना यही जाता रहा कि अजहर मसूद खुद कभी सामने नहीं आया, लेकिन उन संगठनों को मदद देता रहा जो इस्लाम के नाम पर आतंक का खुला खेल खेल रहे हैं। लेकिन पठानकोट हमले के बाद जिस तरीके से सारे तार जैश से जुड़े, अजहर मसूद से जुड़े, उसमें पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत पैदा हुई कि आतंक की डोर अगर कश्मीर से इतर पंजाब जा रही है तो फिर उसकी अपनी जमीन खिसकेगी या आने वाले वक्त में वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। इसीलिए पठानकोट हमला भी कश्मीर के दायरे में ही दिखाने के लिए यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने श्रीनगर के एक समाचार एजेंसी सीएमएस को फोन कर पठानकोट हमले की जिम्मेदारी ले ली और दुनिया को यह संकेत देना चाहा कि दरअसल हमला और किसी ने नहीं, सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन या कहे जिहाद काउंसिल की तरफ से किया गया है और उसकी नब्ज कश्मीर को लेकर ही धड़कती है, जबकि हकीकत कुछ और है। सरकार की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया, दरअसल ये भटकाया जा रहा है, लेकिन बार बार एक वही सवाल निकल कर आता है कि सरकार के किसी मंत्री ने पाकिस्तान का जिक्र अभी तक नहीं किया है। इससे पहले कोई हमला किसी रूप में हो, सबसे पहले कोई प्रतिक्रिया आती थी तो बीजेपी की जरूर आती थी, फिर कांग्रेस फंसती थी और जो सत्ता में रहता था वो बोलता था हाँ पाकिस्तान की दिशा में देखता था। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या कुछ सवालों के जवाब देने की स्थिति में सरकार आएगी? क्योंकि सवाल यही है, इस देश में कौन सा राज्य है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इतना मजबूत है कि वो आतंकवाद का सामना कर सके, या फिर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं आएगा? एनसीटी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। जरा इन सवालों के दायरे में इस रिपोर्ट को देखिए। आसमान से जमीन को मापते सेना के हेलीकॉप्टर के सामने भी पठानकोट एयरबेस के चप्पे चप्पे को देख पाना उतना ही मुश्किल रहा जितना जमीन पर जगह जगह चेकपोस्ट होने के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल से 25 किलोमीटर दूर पठानकोट एयरबेस तक आतंकवादियों की घुसपैठ को रोक पाना। तो क्या देश के सबसे सुरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस की सुरक्षा को लेकर हमारे सामने सवाल ही ज्यादा है?
खासकर तब जब 18 किलोमीटर में फैले पठानकोट एयरबेस के भीतर सैनिकों के परिवारों का एक शहर भी रहता है, जिसके भीतर अस्पताल से लेकर स्कूल और बाजार से लेकर पार्क तक है। यानी 6 किलोमीटर में शहर तो बाकी एयरबेस। और आतंकी यहां पहुंचे और 3 दिन बाद भी ऑपरेशन जारी है, तो 5 बड़े सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर सकते हैं। मसलन हार्ड इनपुट होते हुए भी सिक्योरिटी ग्रिड तुरंत अलर्ट क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, आतंकवादी जब कश्मीर छोड़ मैदानी इलाकों को चुन रहे हैं तो फिर उसके लिए हम कितने तैयार हैं? तीसरा सवाल, क्या सभी राज्यों के पास आतंकवाद से निपटने का इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वह भी संघीय ढांचे में ही उलझता चला जा रहा है? आतंक को लेकर एनसीटीसी पर बहस फिर से शुरू हो जाएगी या सहमति का कोई रास्ता भी बनेगा? जो असहमत थे वो सहमति देंगे? और इन सब के बीच आखिरी 5वां सवाल, अगर आतंकवादी मल्टी सिटी मल्टी टारगेट को लेकर चले तब हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी सीएमजी क्या करेगा? यानी इन सवालों का जवाब देने की तैयारी से पहले सरकार को यह सोचना होगा कि पठानकोट एयरबेस वह जगह है जहां से दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए सेना मौजूद रहती है, और उसी जगह पर आतंकवादी न सिर्फ घुस आए बल्कि आतंकवादियों के निशाने पर एयरबेस ही आ गया। इससे पहले और शायद यही वजह इस देश की फितरत बन चली है कि सैनिक का परिवार सबसे पहले रोता है। कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार